हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मेथड्स एंड अप्रोचेस एंड कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस के यूनिट 4 के लेक्चर 2 को देखेंगे। ठीक है, आपकी यूनिट 4 थी राजनीतिक संस्कृति, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण। और आज के इस वीडियो में हम आपके इस यूनिट के लेक्चर सेकंड को यानी कि लेक्चर 2 को देखेंगे, जिससे कि आपका जो पूरा यूनिट है, पूरा जो चैप्टर है ये आपका वो पूरी तरह कवर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो देखिए दोस्तों, जो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने राजनीतिक संस्कृति के दृष्टिकोण के अंतर्गत जो रोनाल्ड इंगलहार्ट उत्तर भौतिकवाद था, इसको हमने काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया था। देखिए, हमने तुलनात्मक राजनीति के स्वरूप और इनके संबंधित भी कई सारे इंपॉर्टेंट बातें की थी, वो हमने समझा था। और साथ में जो उत्तर भौतिकवाद था उसे हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं उप संस्कृति। डेनिस कवनग के अनुसार उप संस्कृति का क्या मतलब है यहाँ पर, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, डेनिस कवनग एक ब्रिटिश राजनीतिक विश्लेषक हैं जिन्होंने युद्ध के बाद की ब्रिटिश राजनीति पर व्यापक रूप से लिखा है। कवनग एक राजनीतिक संस्कृति को मूल्यों, विश्वासों और दृष्टिकोणों के समूह के रूप में परिभाषित करता है, जिसके भीतर एक राजनीतिक प्रणाली संचालित होती है। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान उप संस्कृति की अवधारणा का रहा है। राजनीतिक संस्कृति पर कुछ विद्वानों के काम ने सुझाव दिया कि यह धारणा एक राष्ट्र में केवल एक ही प्रकार की राजनीतिक संस्कृति मौजूद है, एक पूर्ण मिथक थी। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि नॉर्मली जो राजनीतिक संस्कृति है, माना जाता था, नॉर्मली ऐसा माना जाता था कई लोगों के, कई विद्वानों के द्वारा, कि हर देश में अपनी एक राजनीतिक संस्कृति होती है। मतलब सिर्फ राजनीतिक संस्कृति होती है जो राजनीति को प्रभावित करती है। लेकिन जो डेनिस कवनग थे, इन्होंने इस बात को मतलब प्रूव किया कि एक से एक मतलब राजनीतिक संस्कृति के अलावा, एक राजनीतिक संस्कृति के अलावा भी कई दूसरे प्रकार की भी राजनीतिक संस्कृति होती है, जिसे उन्होंने उप संस्कृति कहा है। तो आप बात को समझ रहे हैं। जैसे कि आप ऐसा कुछ समझ सकते हैं, उप संस्कृति को आप ऐसे समझिए, जैसे कि भारत में अपनी संस्कृति है और अब भारत की जो संस्कृति है वो अपने तरह से भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है। ठीक है, लेकिन कई सारे दूसरे विषय भी होते हैं। जैसे कि मान लो भारतीय संस्कृति के तहत भारतीय राजनीति में XYZ मुद्दे को लेकर समर्थन है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे या कुछ मतलब भारत संस्कृति का कुछ हिस्सा ऐसा भी होता है, कोई समुदाय ऐसा भी होता है जो इससे थोड़ा अलग विचार रखता हो। ठीक है, इस मुद्दे से थोड़ा अलग विचार रखता हो, तो इसे ही उप संस्कृति कहा गया है। राजनीतिक संस्कृति तो सिंपल सा एक विचार आप कह सकते हो जो कि राजनीति को अपने ढंग से प्रभावित कर रहा है। और उप संस्कृति का मतलब ये कह सकते हो कि कुछ अलग अलग विचार भी होते हैं, या कुछ अलग सामुदायिक नियम होते हैं, कुछ अलग अलग समाज होते हैं एक ही देश में भी। ठीक है, वो अलग तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो यही है उप संस्कृति। इसे अभी आप आगे समझेंगे। यह एक बड़ी संभावना थी कि एक ही राष्ट्रीय राजनीतिक संस्कृति के बजाय किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के भीतर कई राजनीतिक संस्कृतियों का एक साथ मौजूद होना। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संभावना है दोस्तों कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक संस्कृति में कई दूसरी प्रकार की भी राजनीतिक संस्कृतियां होती हैं। ठीक है, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था के संबंधों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए सबसे पहले विभिन्न उपसंस्कृतियों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं और समग्र रूप से राजनीतिक व्यवस्था पर इस अंतःक्रिया के प्रभाव को समझना बहुत महत्वपूर्ण था। मतलब सिंपल सा ये है कि अभी हमें सबसे पहले उपसंस्कृति को समझना पड़ेगा। उप संस्कृति शब्द किसी विशेष समय में किसी भी समाज में विविध सामाजिक समूहों और समुदायों की विशिष्ट पहचान को संदर्भित करता है। यहाँ सिंपल सी बात यह है कि यहाँ हमने सारी बातें कर ली और यहाँ पे यही लिखा है कि मुख्य रूप से सबसे पहले हमें उप संस्कृति को समझना पड़ेगा। तो उप संस्कृति क्या होती है? उप संस्कृति वही है कि किसी विशेष समय में किसी विशेष समाज में अलग अलग सामाजिक समूहों और समुदायों की विशिष्ट पहचान, यही है उप संस्कृतियाँ। यहाँ पे आप बात को समझिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, एक देश है, ठीक है, कोई सा भी XYZ करके कोई देश होता है, ठीक है। अब इस देश की जो अपनी संस्कृति है, इसमें अब देखो संस्कृति कब एक होती है? जब पूरा समुदाय एक जैसा हो।
लेकिन अगर हम भारत जैसे देश का उदाहरण लें या दूसरे किसी भी देश का उदाहरण ले लो यार, वहाँ पर भी आप देखोगे कि कई सारी विविधता, डाइवर्सिटी पाई जाएगी। यहाँ तक कि आप पाकिस्तान का भी उदाहरण ले लो, तब भी आपको डाइवर्सिटी दिखेगी। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान में एक ही धर्म के लोग हैं प्रमुख, ठीक है, मुख्य रूप से आप देखोगे एक ही जो धर्म है वहाँ पे पूरी तरह जो आबादी है लगभग एक ही धर्म की है। वहाँ पे जो मुस्लिम धर्म है, मतलब इस्लाम धर्म, आपको जो सिमिलरिटी है, जो समानता है पाकिस्तान में, वो दिखाई देगी। लेकिन फिर भी आपको सामुदायिक विविधता आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से भी तो विचारों में अंतर होता है। जैसे कि जो बलूचिस्तान का एरिया है, जो दूसरे एरिया हैं पाकिस्तान में, तो वो अलग विचार रखने वाले व्यक्ति हैं। वहाँ पे जो समुदाय है वो थोड़ा अलग तरह से सोच रहा है। तो इस तरह अगर कोई भी मुद्दा है XYZ करके, तो उसको जो राजनीतिक संस्कृति है जब वो प्रभावित करेगी, जो मुख्य जो लोग हैं, जो मुख्य जो विचार है, जिसको ज़्यादा लोग समर्थन दे रहे हैं, तो वो मुख्य राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत आता है। लेकिन कुछ अलग विचार रखने वाले भी समुदाय होते हैं, भले ही वो छोटे हों, भले ही उनकी संख्या कम हो, या कुछ अलग अलग तरह से तर्क वितर्क करते हैं या अलग तरह से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं किसी विषय को, तो वो उप संस्कृति में आ जाता है। आई होप आप बात को समझ रहे हैं। एक ही देश में एक ही समाज के अंतर्गत भी आपको उप संस्कृति देखने को मिल जाएगी। जरूरी नहीं है कि समाज का मतलब सिर्फ समुदाय हो, समुदाय की एकता हो। आज आप देख लीजिए, एक ही धर्म के व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उनमें भी मतभेद होता है, उनमें भी अंतर होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं, तो उप संस्कृति हमें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे यही था कि पहले क्या हो रहा था कि राजनीतिक संस्कृति को ही सब कुछ मान लिया कि हाँ, राजनीतिक संस्कृति एक ऐसी संस्कृति होती है। मतलब राजनीतिक संस्कृति कोई संस्कृति नहीं है, मतलब ये है कि जो संस्कृति है वो राजनीति को प्रभावित करती है। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि सिर्फ एक ही संस्कृति नहीं होती देश में, कई अलग अलग समुदाय होते हैं, अलग अलग विचार रखने वाले समूह होते हैं, तो अलग तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसलिए उप संस्कृति का भी विचार सामने आया है। बाकी जितना समझ में आया उतना ठीक है, जितना समझ में आपको आया उतना ठीक है। बाकी आगे सारी बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और बाकी अगर हल्का भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम टॉपिक तो सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर ही रहे हैं ना। राजनीतिक संस्कृति के संदर्भ में यह एक विशेष राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विभिन्न समुदाय और सामाजिक समूहों द्वारा धारण किए गए विभिन्न प्रकार के व्यवहारों, विचारों, सुझाव और दृष्टिकोणों के अस्तित्व को संदर्भित करता है। देखिए दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति के अगर हम संदर्भ में देखें तो ये जो विचार था उप संस्कृति का, ये दर्शाता है कि अलग अलग विचार रखने वाले या अलग व्यवहार या अलग दृष्टिकोण रखने वाले जो समूह हैं उनका भी अस्तित्व है। उप संस्कृति ये बात दर्शा रही है कि समाज में अलग अलग विचार रखने वाले लोगों का भी अस्तित्व बना हुआ है, उनके अस्तित्व को दर्शाती है। डेनिस कवनग ने अपनी लोकप्रिय कृति पॉलिटिकल कल्चर में 4 आधारों की पहचान की है जिन पर उप संस्कृतियाँ विकसित होती हैं। इन्होंने 4 आधार कहा है जिसके अनुसार उप संस्कृतियाँ विकसित होती है, जैसे कि अभिजात वर्ग बनाम जन उप संस्कृति, अभिजात वर्ग के भीतर सांस्कृतिक विभाजन, पीढ़ी दर उप संस्कृति और सामाजिक संरचना के अंतर्गत उप संस्कृति। तो इन्होंने कहा कि ये 4 अवस्थाएं हैं जिसमें अलग अलग उप संस्कृतियाँ आपको दिखाई देंगी। ये 4 चीज़ें आपको आप आधार मानकर चलिए कि यहाँ पर आपको उप संस्कृतियाँ दिखाई देती हैं। तो यहाँ तक आपको उप संस्कृति का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और यहाँ पे हम सारी बातें कर ही रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे कि डेनिस कवनग ने अपनी किताब में पॉलिटिकल कल्चर में 4 आधार बताए हैं जहाँ पर उप संस्कृतियाँ विकसित होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ कहूँगा, ये मत सोचना टॉपिक हार्ड है, टॉपिक आपको समझ में आ गया और आगे के जो टॉपिक हैं वो ज़्यादा ईजी हैं। तो ऐसा ना हो इस टॉपिक के चक्कर में आप दूसरे टॉपिक पर भी ध्यान ना दें। तो यहाँ पे जितनी बातें समझ में आ रही हैं समझते चलिए, आगे के टॉपिक इजी हैं और भी ज़्यादा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, ये जो 4 आधार बताए, ये 4 आधार हमें एक समाज में उप संस्कृतियों के विभिन्न सेट प्रदान करते हैं जिनके अलग अलग सामाजिक राजनीतिक निहितार्थ हैं। मतलब ये जो 4 आधार बताए हैं डेनिस ने, ये सारी चीज़ हमें बताते हैं कि हर एक समाज में हमें अलग अलग उप संस्कृति के अलग अलग सेट देखने को मिल जाएंगे। मतलब एक ही समाज में हमें अलग अलग सेट देखने को मिलेंगे उप संस्कृतियों के। अब यहाँ पे बात समझ में आएगी आपको, जैसे कि अभिजात वर्ग बनाम जन उप संस्कृति। अब ये क्या है? अभिजात वर्ग बनाम जन उप संस्कृति हमें मतभेदों को प्रतिबिंबित करती है, विशेष रूप से राजनीतिक और या अभिजात वर्ग और शेष आबादी के बीच मौजूद व्यवहार संबंधी मतभेद। देखिए,
एक आधार ये भी है कि अभिजात वर्ग और उप संस्कृति, जहाँ पर एक अभिजात वर्ग होता है समाज में और एक जनता की एक नॉर्मली जो संस्कृति है, जो विचार हैं वो। ऐसे में क्या होता है कि एक अभिजात वर्ग है और एक उप संस्कृति है जनता की, नॉर्मली जो आम जनता है उसकी, तो इसमें संघर्ष होता है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर उप संस्कृति देखी जाएगी, अलग विचारों वाले भी अलग अलग समूह हमें दिखाई दे जाएंगे। एक समूह ऐसा है जो अभिजात वर्ग का है और एक समूह ऐसा है जो आम लोगों का है, तो वो अलग विचार रख रहे हैं। अलग संस्कृति में विचार भी एक संस्कृति का हिस्सा होता है, ठीक है। इसलिए अगर मैं विचार कहूँ तो आप संस्कृति के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ऐसा भी माना जाता है कई बार जो अभिजात वर्ग है वही अपने विचारों को बढ़ावा देना चाहता है, ठीक है। तो इस तरह भी संग एक तरह से मतभेद उत्पन्न होते हैं, क्योंकि देखो राजनीतिक संस्कृति के तौर पर जो अभिजात वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, वही अपने हिसाब से राजनीतिक संस्कृति बनाकर राजनीति को प्रभावित करता है अपने विचारों के द्वारा। लेकिन ऐसे में फिर जो जनता है, जो आम जनता है, वो व्यवहारिक स्तर पर भी अपने विचार रखकर एक मतभेद यहाँ पर दिखाती है। इसके साथ ही अभिजात वर्ग के भीतर सांस्कृतिक विभाजन। अब जो अभिजात वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, खुद ही उसके अंदर सांस्कृतिक विभाजन होता है। वो अलग अलग तरह की संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। संस्कृति का मतलब यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है कि धर्म का अलग होना या रहन सहन, थोड़ा आप अलग अलग तरीके देखिए ना, अलग अलग सोच रख रहे हैं व्यक्ति। एक व्यक्ति है जो वेस्टर्न यूरोप से प्रेरित है और एक व्यक्ति है जो अपने देश की संस्कृति से प्रेरित है। हाँ, एक व्यक्ति है जो अपने इतिहास को ज़्यादा अच्छा मानता है, एक व्यक्ति है जो यूरोपीय इतिहास को अच्छा मानता है। तो अलग एक ही हैं, एक ही देश के व्यक्ति, लेकिन अलग अलग विचार रख रहे हैं। तो ये भी तो बात है कि अलग अलग सांस्कृतिक विभाजन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये भी बात होती है। तो वर्ग जो अभिजात वर्ग है उसी के अंदर आपको अलग अलग सांस्कृतिक विभाजन देखने को मिलेंगे। इसीलिए आप देखोगे कि राजनीति पर अलग अलग प्रभाव पड़ रहा है संस्कृति का। तो कई सारी उप संस्कृतियाँ देखने को मिलेंगी आपको। पीढ़ीगत उप संस्कृति, यह मॉडल राजनीतिक गतिशीलता पर आधारित है। यहाँ तर्क यह है कि अलग अलग राजनीतिक संस्कृतियाँ अलग अलग पीढ़ियों से संबंधित हैं। राजनीतिक संस्कृति समय के साथ बदलती है क्योंकि विशेष पीढ़ियाँ अलग अलग मूल्य सेटों में सामाजिक हो जाती हैं और उन मूल्य सेटों के कब्जे में राजनीतिक परिपक्वता तक पहुँच जाती हैं और अंततः एक नई पीढ़ीगत राजनीतिक संस्कृति द्वारा। कहने का मतलब दोस्तों यह है, पीढ़ीगत उप संस्कृति का मतलब यह है कि जो पुरानी पीढ़ी होती है उसकी तुलना में नई पीढ़ी अलग तरीके से राजनीति को प्रभावित करती है, अलग तरह की राजनीतिक संस्कृति विकसित होती है। जो पुराने समय में जो लोग थे उनके टाइम पर अलग तरीके की राजनीतिक संस्कृति होगी। फिर जब पीढ़ीगत नए युवा आए तो उन्होंने उनको स्थानांतरित कर नए विचार भी ऐड कर दिए, तो अलग तरह से राजनीतिक संस्कृति विकसित होती है। ठीक है, ये होता है पीढ़ीगत उप संस्कृति। और सामाजिक संरचना का मतलब है कि समाज में भी अलग अलग समूह हैं, अलग अलग संरचनाएं हैं, अलग अलग वर्ग हैं, कास्ट है, अलग अलग अमीर गरीब लोगों समाज बटा हुआ है ऐसे। तो इस तरह भी अलग अलग हमें उप संस्कृति देखने को मिलती है। तो ये थे 4 आधार जहाँ पर उप संस्कृतियाँ पनपती हैं या विकसित होती हैं। 4 आधारों में ये हमने आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया। क्लियर होगा? यहाँ पर कोई भी डाउट है तो उसे डाउट को कोई दिक्कत नहीं है, डाउट आगे आपका क्लियर हो ही जाएगा। एक बार अगर वीडियो आप दोबारा देख लोगे तो 100% श्योर हूँ कि डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक अभी आपको बस फ्रेश माइंड के साथ आगे बढ़ते रहो, देखते रहो वीडियो, यहाँ पे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, टॉपिक थोड़ा सा ना हार्ड है ये वाला, लेकिन ऐसा होता है कोई कोई टॉपिक आपको थोड़ा हार्ड लगेगा। वैसे हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी आदत हो चुकी है कहने की। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एंटोनियो ग्राम्स्की द्वारा आधिपत्य। काफ़ी इजी टॉपिक है, इजी है नहीं, इजी बना भी दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, हेजीमनी क्या होती है, आधिपत्य क्या होता है, नॉर्मली ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन और अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। इसका डिट्टो अर्थ बताया जाएगा आपको, जो एंटोनियो ग्राम्स्की के अनुसार जो भी बातें हैं वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले एंटोनियो ग्राम्स्की के बारे में जानने से पहले डायरेक्टली बात कर लेते हैं कि आखिर आधिपत्य होता क्या है, हेजीमनी का मतलब क्या होता है। देखो, मार्क्सवाद के अनुसार ये एक मार्क्सवादी जो समर्थक हैं या जो मार्क्सवादी समर्थक हैं, विद्वान हैं, उन्होंने इस विचार को सामने रखा है, हेजीमनी के विचार को। ये जो एंटोनियो ग्राम्स्की हैं ये भी हेजीमनी के विचार को रख रहे हैं सामने, लेकिन ये भी मार्क्सिस्ट हैं, ये भी मार्क्सवाद से प्रभावित हैं। मार्क्सवाद के अनुसार वह स्थिति जिसमें शासक वर्ग
अपने हित से जुड़े मूल्यों और मान्यताओं को शिक्षा, संस्कार या प्रचार के माध्यम से संपूर्ण समाज के लिए उपयुक्त या आदर्श मूल्यों और मान्यताओं के रूप में स्थापित कर देता है, ताकि उसका शासन लोगों की सहमति पर आधारित प्रतीत हो। यह संकल्पना इतालवी मार्क्सवादी एंटोनियो ग्राम्शी की देन है। कई बार इनको ग्राम्स्की कह दिया गया है, ग्राम्शी कह दिया गया है, बात एक ही है, ठीक है। हिंदी में ऐसे होता है, कई बार इनको ये ट्रांसलेट किया गया, कई बार ये। डी एसवेल की जो रीडिंग है उसमें ये कह दिया गया है, ठीक है, ग्राम्स्की। हालांकि मैं एसवेल का नाम ले रहा हूँ तो रेगुलर वाले बच्चे ये ना सोचें कि ये वीडियो उनके लिए नहीं है, उनके लिए है, ये वीडियो दोनों के लिए है, रेगुलर ओपन सभी बच्चों के लिए है जिसका ये टॉपिक है। तो यहाँ पे बात को दोबारा से समझिए। यहाँ पे आधिपत्य का मतलब ये है कि मार्क्सवाद के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, आधिपत्य का मतलब ये होता है कि जो शासक वर्ग होता है या जो प्रभुत्वशाली वर्ग होता है वो अपने अनुसार कई सारी मान्यताओं का प्रयोग करते हुए, कई सारे चीज़ों के माध्यम से, जैसे कि शिक्षा के माध्यम से, संस्कार यानी कि रहन सहन के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से अपने हितों की जो मान्यताएं हैं, अपने हित से जुड़ी जो उसके मूल्य हैं, उसको जब वो फैलाने का प्रयास करे, उसको ऐसा स्थापित कर दे कि लोगों को लगे कि ये बिल्कुल सही है और उसका शासन वैध प्रतीत हो, ऐसा लगे कि उसका शासन सहमति पर आधारित है। यहाँ पे बात को समझिए, यहाँ पे दोबारा से समझाऊंगा। आधिपत्य का मतलब यह है कि मार्क्सवाद के अकॉर्डिंग जब शासक वर्ग अपनी मान्यताओं को, ऐसी मान्यताएं जो शासक वर्ग के हित में हैं, जो जिससे कि शासक वर्ग को फ़ायदा होगा, जब शासक वर्ग ऐसे विचारों को फैलाता है जिससे कि शासक वर्ग को फ़ायदा है, और ऐसे विचारों को फैलाने के लिए वो शिक्षा का प्रयोग करता है, विचारों का प्रयोग करता है, संस्कृति का प्रयोग करता है, और इन सभी के माध्यम से जब वो ऐसे विचारों को अपने समाज में स्थापित कर देता है, तो इसी को कहा जाता है हेजेमनी, आधिपत्य। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसका जो शासन है वो सहमति पर आधारित है, लोग उसके विचारों को पूरी तरह मान रहे हैं, लोग उसके जो विचार हैं उसको अहमियत दे रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा माना जाता है कि उसका जो विचार है वो सबके लिए अच्छा है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें की गई, ये सारी हेजेमनी में ये हुआ, ये एक प्रक्रिया के तहत स्थापित किया गया था शासक वर्ग के द्वारा। आगे समझ में आ जाएगा, और इजी लैंग्वेज में लिखा है सारी बातें। एंटोनियो ग्राम्स्की एक इतालवी मार्क्सवादी बुद्धिजीवी और राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, इटली के मार्क्सिस्ट व्यक्ति थे, ये एक बुद्धिजीवी और राजनीतिज्ञ थे। वे फांसीवादी नेता बेनितो मुसोलिनी के मुखर आलोचक थे। 1926 में उन्हें कैद कर लिया गया और जहां वे 1937 में अपनी मृत्यु तक वहीं पर रहे। देखिए दोस्तों, फांसीवाद क्या है? फांसीवाद एक तानाशाही विचार है। अब इटली में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले आप देखेंगे कि फांसीवादी शासक के रूप में मुसोलिनी एक तानाशाह के रूप में स्थापित हो चुका था। तो इन्होंने मुसोलिनी का विरोध किया था, फांसीवादी सरकार का विरोध किया था, जिस कारण से इन्हें कैद भी किया गया और अपनी कैद तक वो वहीं पर रहे। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आई होगी। ग्राम्स्की अपने सांस्कृतिक आधिपत्य के सिद्धांत के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। इन्होंने कई सारे सिद्धांत दिए, कई सारी बातें की हैं, लेकिन इनका जो आधिपत्य का सिद्धांत है ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, या इस आधिपत्य के सिद्धांत के द्वारा इन्हें ज़्यादा जाना जाता है। यह सिद्धांत मूल रूप से यह वर्णन करता है कि पूंजीपति वर्ग के रूप में भी जाने जाने वाले आधिपत्य अभिजात्य वर्ग ने पूंजीवादी समाजों में सत्ता बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक संस्थाओं और प्रतीकों का उपयोग कैसे किया। ग्राम्स्की के अनुसार पूंजीगत वर्ग विचारधारा नामक एक उपकरण का उपयोग करके एक आधिपत्य संस्कृति विकसित करता है। यहाँ पे बात को समझिए दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे जो मैंने आपको शासक वर्ग बताया, मार्क्सवाद ना शासक वर्ग को पूंजीपति वर्ग के रूप में देख लेता है। मार्क्सवाद कहता है ये जो वर्ग है ना, जो हम पे राज कर रहा है, ये शासक वर्ग है, अमीर लोग ही हम पे राज कर रहे हैं, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग में ही समाज बटा हुआ है। तो जी यहाँ पे ग्राम्सी यही कह रहे हैं कि जो आधिपत्य है उसके द्वारा क्या होता है, जो पूंजीपति वर्ग है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, वो समाज में कई सारी विचारधाराओं का प्रयोग करती है, विचारधारा का एक उपकरण के रूप में, एक हथियार के रूप में प्रयोग करके वो अपने सिद्धांतों को पूरे समाज में फैला देती है। लोगों को लगता है कि हाँ, जो पूंजीपति वाला जो विचार है यही हमारे लिए सबसे अच्छा है, लोग उन्हीं के विचारों का मतलब सराहना करने लगते हैं। वो इसलिए लोग करते हैं ऐसा क्योंकि पूंजीपति वर्ग ने ऐसा समाज में स्थापित किया है। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा।
कि यहाँ पर यही कह रहे हैं कि पूंजीपति जो वर्ग है वो बहुत चालाकी से अपनी सत्ता को हमेशा बनाए रखने के लिए कई सारी गतिविधि करता है, संस्कृति का सहारा लेता है, कई सारी माध्यमों से वो अपने मान्यताओं को पूरे समाज में स्थापित कर देता है। ठीक है, ये सारी बातें इन्होंने कही हैं। अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए हिंसा, आर्थिक दबाव, बल का प्रयोग करने के बजाय वे विचारधारा को अपने सबसे शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे कुछ मूल्यों का भ्रम पैदा करते हैं जो उनके अपने हित के हों। यह भ्रम धीरे धीरे जनता के बीच व्याप्त सामान्य समझ जैसा प्रतीत होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रभुत्वशाली वर्ग होता है, जो डोमिनेंट क्लास होती है, जो शक्तिशाली जो वर्ग होता है, पूंजीपति वर्ग, ये हिंसा, आर्थिक दबाव या बल प्रयोग यानी कि पुलिस वगैरह के प्रयोग की बजाय ये क्या करता है, विचारधारा का प्रयोग करता है। विचारधारा के माध्यम से, आइडियोलॉजी के माध्यम से अपने सत्ता को बनाए रखने का प्रयास करता है, अपने हित को, अपने फायदे की चीज़ों को बनाए रखने का प्रयास करता है। और ये जो भ्रम है, जो पूंजीपतियों की जो विचारधारा जो फैलाई जाती है, ये जो भ्रम है वो लोगों में एक सामान्य समझ के रूप में बन जाती है। मतलब ये जो भ्रम है वो धीरे धीरे सामान्य समझ जैसा प्रतीत होने लगता है। कुल मिलाकर कहा जाए, आज हमें पूंजीवादी जो विचारधारा है वो कितनी नॉर्मल लगती है। हकीकत है, मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं तो कुछ भी हो, मैं लास्ट में यही कहूँगा कि यार पूंजीवादी विचारधारा ठीक है। क्यों ठीक है नॉर्मली? क्योंकि इसमें स्वतंत्रता ज़्यादा है, उदारवादी चीज़ें ज़्यादा हैं। तो ऐसा समाज में हकीकत में स्थापित भी तो किया गया है, तभी तो आज हमें ये सारे विचार अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो समाज में ऐसी चीज़ें स्थापित भी की जाती हैं। तो यहाँ पे ग्राम्सी यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि समाज ऐसा ऐसा करता है। अब वो करता है नहीं करता है वो हमारी बात है, मानना ना मानना वो हमारे ऊपर है। लेकिन यहाँ पे हम एक दार्शनिक के तौर पर देख रहे हैं कि ग्राम्सी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत मेनली यही होता है, और जो पूंजीपति है वो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए एक भ्रम फैला देते हैं पूरे समाज में, और समाज उसको एक सामान्य समझ के रूप में, कॉमन सेंस के रूप में स्वीकार कर लेता है। और यही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूरी यथास्थिति बनाए रखी जाती है, और यही प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूरी स्थिति बनाए रखी जाती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इस प्रकार ग्राम्सी के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था के लिए सहमति बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा का उपयोग किया जाता है। ग्राम्सी के योगदान को मार्क्सवादी चिंतन के प्रमुख योगदानों में से एक माना जाता है। उन्होंने मार्क्स के इतिहास की व्याख्या की आलोचनात्मक जांच की। देखिए दोस्तों, ग्राम्सी यही कह रहे हैं कि सांस्कृतिक आधिपत्य के रूप में भी आप इसे देख सकते हो। एक जो सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं उसमें हम पूंजीपति वर्ग का आधिपत्य देखते हैं, उन्हीं का वर्चस्व यहाँ पर, उन्हीं का मतलब जो ज़्यादा सत्ता है वो हमें यहाँ पे दिखाई देती है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके साथ ही जो ग्राम्सी हैं वो कहते हैं कि जो पूंजीपति वर्ग है वो सॉफ्ट पावर का यूज़ करता है। सॉफ्ट पावर का मतलब ये हथियार के बल पर अपनी सत्ता कायम नहीं रखता, ये विचारों का प्रयोग करता है। ये बिना किसी के शरीर को नुकसान पहुँचाए, शरीर को हानि बिना पहुँचाए लोगों के मन को आकर्षित करता है। कौन? ये जो आधिपत्य है, जो हेजेमनी है, उसके अंतर्गत पूंजीपति वर्ग। और इस तरह लोगों को एक तरह से लोगों का शोषण होता है। तो ये सारी बातें आधिपत्य के रूप में मार्क्सवाद के अंतर्गत बताई गई हैं ग्राम्सी के द्वारा। वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। यही था मेन टॉपिक और मैंने आपको समझा दिया, इतना इनफ है। इसके साथ ही जो ग्राम्सी हैं उन्होंने मार्क्सवादी चिंतन का आलोचनात्मक जांच की है। मतलब ये कि इन्होंने देखा है कि जो मार्क्सवादी विचार हैं उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या उसमें कुछ कमियाँ भी हैं। तो इन्होंने ये भी दोनों चीज़ें देखी है इन्होंने। ऐसा नहीं है कि ये मार्क्स जो कार्ल मार्क्स हैं, जो फ्रेडरिक एंगल्स थे, जो मार्क्सवादी प्रमुख दार्शनिक है, सिर्फ उनका ही ये अनुसरण नहीं करते, सिर्फ उन्हीं को फॉलो नहीं करते पूरी तरह आंख बंद करके, बल्कि ये कुछ जो चीज़ें इनको गलत लगी हैं उनकी ओर भी इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। जैसे कि कुछ चीज़ें इनको अलग लगी, जैसे कि जो कार्ल मार्क्स हैं वो कहते हैं कि समाज में सिर्फ आर्थिक व्यवस्था ही है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इन्होंने इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर किया। इन्होंने कहा आर्थिक व्यवस्था के अलावा भी कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह आप देखोगे कि ग्राम्सी ने कई सारे योगदान दिए हैं मार्क्सवादी चिंतन में, और एक आलोचनात्मक जांच मार्क्सवाद की है। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। और इस तरह आपकी जो यूनिट थी वो पूरी तरह ख़त्म होती है। आई होप आपने सारी बातें मतलब आपको समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं भी समझ आया, कुछ डाउट है, तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लें। पहली बार टॉपिक अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है तो जाहिर सी बात है उसे अच्छे से समझ नहीं आता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक एक बार कमेंट करके ज़रूर दें। थैंक यू।